अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14। हमने पढ़ा लिटरेसी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में और सार्क के बारे में। और आज हम करेंगे क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first question is, how do we gather information about a country's population? यानी कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम क्या करते हैं? We gather information through census, यानी कि we gather information through census, that is मरदमशुमारी। सेंसस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, यानी कि कुछ कंट्रीज़ में सेंसस 5 साल बाद होते हैं और कुछ कंट्रीज़ में 10 साल बाद। पाकिस्तान में 10 साल बाद होते हैं, लेकिन ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल रीजंस कभी कभार डिले भी हो जाते हैं। एंड देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंसस एज वेल। कभी कभार सेंसस के दौरान ये भी देखा जाता है कि जानवर कितने हैं, फैक्ट्रीज कितनी हैं, घर कितने हैं, गार्डन्स कितने हैं। और कभी कभार सिर्फ आबादी देखी जाती है, यानी कि सिर्फ इंसान गिने जाते हैं। Our next question and its first part, what are some of the problems of having so many languages in one country? यानी कि अगर एक ही कंट्री है और उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? More languages in one country means more variety in the country, but then it also means that everybody will give more importance to his or her language as mark of identity. अब इस बात का एक नेगेटिव साइड भी है और एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये कि अगर ज़्यादा लैंग्वेजेस होंगी तो कंट्री में ज़्यादा वैरायटी होगी, जो कि एक अच्छी बात है। वैरायटी होना इज डेफिनेटली गुड। एक ही चीज अगर होती रहे तो आप उससे बोर हो जाते हो, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। व्हाई इज दैट सो? अगर आपके मुल्क में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो हर कोई अपनी लैंग्वेज बोलेगा और फिर हर कोई अपनी लैंग्वेज को अपनी पहचान समझेगा, तो ये चीज कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। झगड़े भी हो जाते हैं एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोग अपनी लैंग्वेज को अपना मार्क ऑफ आइडेंटिटी समझते हैं। Then the second part of this question is, what language do you speak at home? I speak Urdu and English at home. This is what I have written, कि मैं अपने घर पे उर्दू में बात करती हूँ और इंग्लिश में बात करती हूँ। अगर आप इन दो लैंग्वेजेस के अलावा भी कोई लैंग्वेज अपने घर पे यूज करते हैं तो आप इस आंसर में वो लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं। Our next question, would you like to live in a city or on a farm? Discuss the differences. I would like to live in a city because it has got more job opportunities, more hospitals, schools, better infrastructure, etc. बच्चों, अब ये जवाब भी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। क्या आपको सिटी लाइफ ज़्यादा पसंद है या फार्म लाइफ ज़्यादा पसंद है? मैंने अपने मुताबिक जवाब लिखा है कि मुझे सिटी लाइफ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, यहाँ पे स्कूल्स ज़्यादा हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। इसके अलावा इट हैज़ गॉट अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे बिल्डिंग्स अच्छी बनी हुई हैं, घर अच्छे बने हुए हैं, अच्छी रोड्स हैं, जिसकी वजह से मैं सिटी लाइफ को प्रेफर करती हूँ। फ्रॉम लाइफ, फार्म लाइफ may take us close to nature but has less facilities. फार्म लाइफ may take us close to nature, क्योंकि फार्म लाइफ में आपको ज़्यादातर ग्रीनरी के साथ रहने का मौका मिलेगा। देयर आर एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स,
लेकिन वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जितना कि एक सिटी में अवेलेबल होती हैं। बहुत से लोगों को फार्म लाइफ ज़्यादा पसंद होती है, उन्हें नेचर के करीब रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें सिटी की बिजी लाइफ इतनी पसंद नहीं होती। बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू। जो भी जवाब आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना जवाब लिखा है। Coming towards our next question. Would it be a good idea to have one language for the whole world? यानी कि अगर हम पूरी दुनिया में एक ही ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या ये एक अच्छा आइडिया होगा? तो बच्चों, मेरी नज़र में ये एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि आप कोई और लैंग्वेज बोल नहीं सकते। आप बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो जो दुनिया में सबको बोलनी आती हो तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती होती, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, यानी कि हमें वहाँ के लोगों से बात करने में मुश्किल होती है। अगर हमने वहाँ कोई बिल्डिंग ढूंढनी है, कोई डायरेक्शन पूछनी है तो उसमें भी मुश्किल होती है। अगर शॉपिंग करनी है और कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बतानी है कि हमें ये चाहिए तो वो बताने में भी मुश्किल होती है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी ज़बान हो जो कि दुनिया में सबको बोलनी आती हो और हम सब वो सीख लें तो क्या हमारी मुश्किल आसान नहीं हो जाएगी? हम जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ के लोगों को भी वो लैंग्वेज आती होगी और हमें भी आती होगी, तो इट विल बी ईजी टू कम्युनिकेट। फिर अगर हमने कुछ भी पूछना है, कहीं भी जाना है, कोई शॉपिंग करनी है तो हमें मुश्किल नहीं होगी। देयर विल बी नो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज बैरियर। इसलिए मेरे ख्याल में अगर पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी ज़बान इंट्रोड्यूस करवाई जाए जो सबको आती हो तो इट विल बी अ ग्रेट आइडिया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज इफ सो विच वन, यानी कि आपके ख्याल में अगर कोई एक ऐसी ज़बान है जो पूरी दुनिया में चलनी चाहिए तो वो कौन सी है? अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का जवाब लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश लिखी है क्योंकि मेरे ख्याल में कि ऑलरेडी बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है, और अगर मज़ीद कुछ लोग सीख लें और इसको एक वर्ल्ड लैंग्वेज बना दिया जाए तो इट वुड नॉट बी अ बैड आइडिया। बट देन अगेन आप अपनी मर्ज़ी का जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो दुनिया में तेज़ी से फैल रही हैं, जैसे कि चाइनीज़ है। ये भी कहा जाता है कि 2040 तक स्पेनिश दुनिया में बोलने जाने वाली सबसे बड़ी ज़बान होगी। अरेबिक भी हो सकती है, कोई भी ज़बान हो सकती है। यहाँ पर मैंने अपना जवाब लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी का जवाब लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी जाए इन सब लैंग्वेजेस से हट के, या फिर इन सब लैंग्वेजेस का एक मिक्सचर जो लोगों के लिए सीखना आसान हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाई जा सकती है कि ज़्यादा मुश्किल ना हो ताकि लोग जल्दी सीख लें, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस बहुत मुश्किल होती हैं, उनके अल्फ़ाबेट्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवानी है जो पूरी दुनिया में बोली जा सके तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा सकता है कि वो ईजी टू लर्न हो, उसकी प्रोनाउंसिएशंस बहुत मुश्किल ना हो, उसके अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा और बहुत मुश्किल ना हो। Now let's move towards our next question. The most widely spoken language in the world is Chinese. Why do you think this is so? पहले क्वेश्चन में तो वो हमें बता रहा है एक्चुअली कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त बोले जाने वाली ज़बान चाइनीज़ है। इन द नेक्स्ट पार्ट ही इज़ आस्किंग कि ऐसा क्यों है। इट इज़ सो बिकॉज चाइना हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। इसकी वजह यह है कि चाइना की इस वक्त हाईएस्ट पॉपुलेशन है। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन होने का क्या मतलब है? चाइनीज़ सिर्फ चाइना में तो रह नहीं रहे, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि चाइना का ग्लोबल मार्केट में भी कितना इन्फ्लुएंस है। अकॉर्डिंग टू अ फ्यू न्यूज़, अब यूएस पूरी दुनिया पे रूल नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, इन फैक्ट इट इज़ चाइना जो कि पूरी ग्लोबल मार्केट पे फैला हुआ है, जो कि पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है, जिसके हर जगह प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट CPEC,
जो कि पाकिस्तान में भी चल रहा है, वो भी हम चाइना के साथ ही लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर प्रोजेक्ट्स जो कि चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं। पूरी दुनिया में ये फैले हुए हैं और जहाँ जहाँ इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ पे चाइनीज़ जाकर रहते हैं। जहाँ पे चाइनीज़ जाकर रहेंगे वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अगर आप गौर करें तो आजकल बहुत सी जगहों पर चाइनीज़ अलग से सिखाई जाती है, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये समझा जाता है कि इन द कमिंग टाइम्स चाइनीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाएगी और आपको आनी चाहिए। और बच्चों, लेट मी टेल यू कि एक नई ज़बान सीखना इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन। अगर आप एक नई ज़बान सीखते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि आप नई नई चीज़ें याद करते हैं, आप लिंक्स बनाते हैं। ये चीज़ आपकी मेमोरी को भी शार्प करती है। तो अगर आपको इंग्लिश और उर्दू बोलना आती है तो दैट इज़ एक्सीलेंट, लेकिन अगर हो सके तो कोई और लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी सीखने की कोशिश करें। स्टार्ट इट फ्रॉम वन वर्ड। आजकल बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप लैंग्वेज सीख सकते हो। तो बेहतर होगा कि आप कोई लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सीखना शुरू कर दें, क्योंकि आपको जितनी लैंग्वेजेस आती हो उतनी अच्छी बात है। It will improve your memory as well, like I said before. Now, moving towards our next question. What does SAARC stand for? SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC abbreviation है South Asian Association for Regional Cooperation की। हमने ये बात चैप्टर के दौरान भी पढ़ी थी। और ये कॉपरेशन क्या करती है, इसका क्या मकसद है, व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, रिसेंटली अफ़गानिस्तान ऐड हुआ है, ये सारी बातें हमने चैप्टर के दौरान डिस्कस की थी। इसका एक स्पेशल लोगो है जो कि एक नेपाली ने बनाया था, उस लोगो का क्या मतलब है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। When and where did the last SAARC meeting take place? यानी कि SAARC की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? तो it was in Kathmandu, that is a place in Nepal, and it took place in 2014. Our last question. Find out about the national languages and main religions of SAARC countries. Now there are 8 SAARC countries, यानी कि SAARC के actually 8 members हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर जो टेबल आ रहा है उसमें SAARC के सारे मेंबर्स और उन कंट्रीज़ में जो रिलीजन सबसे ज़्यादा है वो, और इसके अलावा जो लैंग्वेज उन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है वो लिखे हुए हैं। आप ये टेबल नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें। इसके अलावा भी अगर कोई आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। इस टेबल में वही लैंग्वेजेस मैंने मेंशन की हैं जो कि किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा तादाद में बोली जाती हैं, और वही रिलीजन जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ कीजिएगा, टर्म्स याद रखने की कोशिश करिएगा, और इसके अलावा प्लीज़ डू एक्स्ट्रा रीडिंग। लाइक आई ऑलवेज से, रीडिंग आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करती है और आपके जर्नल नॉलेज को इम्प्रूव करती है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अपनी कोर्स बुक्स के अलावा भी बुक्स पढ़ा कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।